चैप्टर 42। जो स्टूडेंट्स ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वह सभी सिया और उसके आसपास के सभी लोगों के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देख रहे थे। सी बीच लोगों की नहर शिवान के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस पर टिकी हुई थी, जो बहुत ही शॉकिंग कंडीशन में दिख रहा था और फोरम पर अगली चर्चा का टॉपिक भी बन गया। अरे ये प्रोफेसर सिवान इतनी शॉक क्यों दिख रहे हैं? ये तो सिया के अपने सगे भाई हैं ना। इन्हें तो सिया की काबिलियत के बारे में सब पता होगा, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, एक और स्टूडेंट ने फोरम पर लिखा। अरे डीन को देखो, लगता है उनके पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सिया के हाल के परफॉर्मेंस ने तो उन्हें स्पीचलेस ही कर दिया है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी डॉम में काव्या लाइव स्ट्रीम को शुरुआत से ही देख रही थी। वो सिया को हैमिलेट गोते हुए खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन वो तो नहीं हुआ। बल्कि जो कुछ लाइव चल रहा था उसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी सिया इतनी सारी बातें कैसे जानती है, जबकि इतने साल वो तो जेल में थी। फिर उसे इतनी नॉलेज कैसे मिली? क्या उसे राघव खुद पढ़ा रहा है? उसने देखा था कई बार राघव को सिया के साथ। ये याद करते ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। जिस दिन से राघव ने मुंबई यूनिवर्सिटी में कदम रखा था उसी दिन से काव्या उसे पसंद करती थी। हालांकि काव्या को कैंपस में एडमायर करने वाले बहुत थे, लेकिन काव्या ने सबको ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगता था वो सभी काव्या के लायक नहीं है। लेकिन जब उसने पहली बार राघव को देखा तो उसने सोच लिया वही उसका फ्यूचर होगा। 3 साल तक उसने राघव की नज़र में आने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राघव उसे कभी एक नज़र तक नहीं देखा। फिर वो अब सिया को कैसे इतनी इम्पोर्टेंस दे सकता है? काव्या निराश हो गई। वह इस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जितना ज़्यादा भैंस के बारे में सोचती उतना ही उसे बुरा लग रहा था, और धीरे धीरे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। हालांकि वह अक्सर ऐसा दिखावा करती थी, लेकिन ये सच था कि वह जन्म से ही कमज़ोर थी। जब वो उस बारे में सोचती तो उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में याद आता, जिसे याद करके वह और भी ज़्यादा नाराज हो जाती। उसकी सांसें और भी फूलने लगती और उसके आगे धुंधलापन आ जाता और वो बेहोश हो जाती। वह जब तक बेहोश पड़ी रही जब तक कि कोई उसे देखने नहीं आया और उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। वही इन सब से अनजान सिया ने लाइव स्ट्रीम पर सब खत्म कर दिया और डीन की ओर देखकर कहा, मिस्टी डीन, क्या अब भी आपको मिस्टर शेखावत पर शक है? अगर है तो मुझे बताइए, मेरे पास और भी तरीके हैं मिस्टर शेखावत की बेगुनाही साबित करने के लिए। ये सुनकर डीन शॉक रह गए। यहाँ तक कि शिवान भी उसे शॉक होकर देख रहा था। पहली बार उसे लग रहा था जैसे वह सिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसने पूछा, सिया तुम इतना सब कैसे जानती हो? उसे संजय नहीं आ रहा था ये सिया कभी उससे बात करने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करती थी, जिसे वह हमेशा नज़रअंदाज कर दिया करता, और कभी कभी उससे ये भी कह देता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर मैं तुमसे बात भी करूँगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। बाद में उसे पता चला सिया ने उससे बात करने के लिए लाइब्रेरी से बायोकेमिस्ट्री की बुक्स ईसाई कराई थी। ये याद आते ही वह सिया की ओर जिज्ञासा से देखने लगा। वह आगे कुछ का पता उससे पहले ही सिया ने कहा, मिस्टर शिवान, क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता? मैंने आपको साफ साफ कहा है मेरी मामलों से हम दूर रहिए, आपका कोई लेना देना नहीं है, और न ही मैं आपके सवालों का जवाब देने में इंटरेस्टेड हूँ। उसने शिवान के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया और डीन की ओर देखने लगी और पूछने लगी, इस बारे में उसका क्या कहना है? जिस पर डीन ने कहा, मैंने कभी भी मिस्टर शेखावत पर शक नहीं किया। सच में मिस्टर शेखावत, आप विश्वास करें
तब राघव ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया और शांति से कहा, मिस्टर डीन, मुझे सब पता है। उसकी आवाज में थोड़ा सा ठंडापन था जिसे सुनकर डीन समझ गया कि उसने जाने अनजाने अपने कमेंट्स के जरिए राघव को नाराज कर दिया है। तभी सिया ने कहा, मिस्टर डीन, अब मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दिया है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी क्लासेस जारी रख सकती हूँ, है ना? जिस पर डीन मुस्कुराने की कोशिश करने लगा लेकिन वह असफल रहा और बोला, सिया, एक बार हम आपस में डिस्कस कर उसके बाद तुम्हें बता देंगे। फाइनल डिसीजन में अकेले नहीं ले सकता। डीन अपनी शांत आवाज में बोला। उसे डर था कहीं सिया उससे नाराज ना हो जाए और कोई हंगामा खड़ा ना कर दे, लेकिन सिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसने शांति के साथ कहा, ठीक है मिस्टर डीन, फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, उम्मीद है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहकर उसने समय देखा और जाने के लिए तैयार हो गई। शिवान भी उसका पीछे जाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन काव्य की फ्रेंड का था, जिसने उसे बताया कि काव्य बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। जिसे सुनकर शिवान घबरा गया और कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद वह जल्दी से सिया के पास पहुंचा और कहा, काव्य बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, चलो जल्दी से उसको देखने चलते हैं। ये कहकर शिवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब वह जाने लगा तो सिया ने उसका धक्का देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मिस्टर शिवन, क्या आपके दिमाग में सीरियस प्रॉब्लम है? क्या अभी आप यही सोचते हैं कि मैं मल्होत्रा परिवार की सर्वेंट हूँ? जब कभी काव्य एडमिट होती थी तो हर कोई सिया के होने की उम्मीद करते और उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहते, और मजबूरन सिया को वह करना पड़ता। जब भी वह काव्या की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रुकती तो मल्होत्रा परिवार काव्य के लिए ढेर सारा खाना भेजते, जिसमें से सिया के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। शिवान स्पीचलेस हो गया। वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसने उसे कभी सर्वेंट के रूप में नहीं देखा, लेकिन जब सिया ने पुरानी बातें उसे याद दिलाई तो वो कुछ बोल न पाता और सोचने पर मजबूर हो जाता कि क्या उसने ऐसा कभी किया था। वो सिया को वहीं छोड़ हॉस्पिटल चला गया। वो जब अस्पताल पहुंचा तो कबीर और सुप्रिया पहले से ही वहां थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। काव्या अब कैसी है? शिवान ने पूछा, जिस पर सुप्रिया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, उसे इमोशनल कार्डियक अरेस्ट हुआ है। शिवान ने वार्ड के डोर से काव्या को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या ये सब सिया की वजह से हुआ है? जिस पर कबीर और सुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। धीमे धीमे बाकी लोग भी हॉस्पिटल आ गए। वही सिया लैब चली गई। पिछले कुछ दिन उसने अपनी दादी और आरव के साथ बिताए थे, जिस कारण उसने लैब के काम को इग्नोर कर दिया था। सिया ने पूरा दिन लैब में काम किया, लेकिन इस बार में ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। जैसे ही वह अपने मन में कुछ सोचते हुए लैब से निकल रही थी, वह एक ऐसे शख्स से टकरा गई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। विहान सिंह। सिया से आखिरी मुलाकात के बाद विहान बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर चला गया था, जिससे उन दोनों का संपर्क भी नहीं हो पाया था। सियानी बहन से यहाँ टकराने की उम्मीद नहीं की थी। उसे देखकर विहान सोच हो गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए विहान ने उसके पीछे लैब की ओर देखा। ओह, तो तुम यहीं लैब उसे कर रही हो? विहान ने सिया के जवाब देने से पहले अंदाजा लगाते हुए कहा, जिस पर सिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, तुम यहाँ कैसे? जिस पर विहान ने उसे बताया, ये लैब उसकी फैमिली की है। ऐसा लगता है हमारी किस्मत हमें मिलना चाहती है। विहान ने सिया के चेहरे को देख आहे भरते हुए कहा, जिसे सुन सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन गायब हो गए। उसे नहीं पता था ये लैब विहान सिंह की होगी।
चलो कुछ पल साथ बीतते हैं। विहान का इनविटेशन सुनकर सिया तुरंत राजी हो गई और उसने अपने कपड़े चेंज किए और विहान के साथ चल पड़ी। विहान सिया को एक रेस्टोरेंट में ले गया जहां उसने एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। उसे रूम में एंट्री करते ही सिया के एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए, क्योंकि इस तरीके के रूम में वह पहली बार आई थी। ये कमरा ठीक वैसा ही था जो शौर्य उसे उस मूवी में दिखाया था। जैसे जैसे वो उस कमरे को देख रही थी वैसे वैसे मूवी में चल रहे शीन और चीखें याद आने लगी। उसे अपना शरीर कांपता हुआ सा महसूस होने लगा। सिया की झिझक को देख विहान ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, जिससे सिया असहज हो गई और एक कदम पीछे हट गई। फिर जल्दी से उसने खुद को संभाला और अपना माथा रगड़ते हुए बोली, शायद मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। विहान ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट कर कहा, रेस्ट करो। ये कहकर वो उसे सोफा पर ले गया और बिठा दिया। सिया को उसके टच से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी गंदगी को छू लिया हो। जब विहान वेटर को ऑर्डर दे रहा था तो सिया टिश्यू से अपने आप को रगड़ने लगी, जहां जहां विहान ने उसको छुआ था। वैसे तो विहान लुक वाइज बहुत जेंटलमैन दिख रहा था, ये तक कि सिया के बिहेव भी वैसा ही कर रहा था। सॉरी, मैं आज ही वापस लौटूं और मुझे तुम्हारे साथ हुए ज्यादती का पता चला। मैंने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश भी की थी लेकिन तुमने अपना फ़ोन नहीं उठाया। घर छोड़ो, मैं आज तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखा। तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। विहान ने सिया की मुस्कुराते हुए एप्रिशिएट किया। मैंने हमेशा तुम्हारे भाई के बारे में सुना कि शिवान इस फील्ड में एक ब्रिलियंट पर्सन है, लेकिन आज पर चला तुम भी कम नहीं हो। आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? क्या तुम मल्होत्रा फॉर्मा ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ? ये सवाल सुनकर सिया का दिल हिल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। सिया ने बिना घुमा फिरते कहा, मिस्टर विहान, शायद आपको पता होना चाहिए कि मैं अब मल्होत्रा परिवार के साथ नहीं हूँ। जिस पर विहान ने हंसते हुए कहा, हम अच्छे से जानता हूँ। हाई लेवल सोसाइटी में हर कोई जानता था कि धनराज मल्होत्रा कोई अच्छा आदमी नहीं है, और यह भी कि कैसे उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बायोलॉजिकल बेटी को बेच दिया। ठीक है, फिर तुम आगे क्या करना चाहती हो? विहान ने उत्सुकता से पूछा। तब तक वेटर कहाँ लेकर आ गया और सिया ने अपनी प्लेट में सर्व करते हुए कहा, कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो। ये सुनकर विहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे वो इसी बात का तो उत्तर कर रहा था। वह खुश होकर उसको देखने लगा और बोला, तुम सच में और लोगों से अलग हो। मुझे लगता है हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। सिया ने न तो हाँ कहा और न है ना, बस धीमे से मुस्कुरा दी। उसकी इस एक्सप्रेशन ने विहान को चौंका दिया। उसे मन ही मां गुदगुदी होने लगी। वह सिया के शब्दों से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा साहसी हो गया। जब वह दोनों खाना फिनिश करके बाहर निकल रहे थे तो उसने सिया को ऊपर चलने का इनविटेशन दिया, लेकिन सिया ने वह इनविटेशन डाल दिया। उसने ऊपर के कमरे की ओर देखा और कहा, मिस्टर विहान, आपको नहीं लगता आप थोड़ी जल्दबाजी कर रही हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी जानना है आप मेरी पसंद के हैं या नहीं, और यह आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। हल्की हंसी के साथ सिया ने कहा। अब क्या करेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहा एक बुनी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।